नमस्कार दोस्तों, ये इतिहास के कुछ आए हुए शानदार क्वेश्चन हैं। सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। तो चलिए मिलकर अध्ययन करते हैं। यहाँ तक पढ़ लिया अपन ने 90 तक। 91 चालू करेंगे। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग के बाद कण्व। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्र द्वारा मार डाला गया। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्र द्वारा मार डाला गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नवीन डाली वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। ठीक, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया? शुंग वंश वही है पुष्यमित्र शुंग वाला। पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना की थी शुंग वंश की। किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व। शुंग के बाद कण्व। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी वंश था। शुंगों के समान यह भी। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है गिरनार के स्तंभलेख से। हाथी गुम्फा लेख के साथ। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। ठीक है भाई। उदयगिरी पहाड़ी भुवनेश्वर से 3 मील की, 1 मील में होता है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर होता है 1 मील में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। गुप्तकाल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया था या वहाँ के आभूषण में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर हेनसुआंग के आगमन तक काम बन गया था। दोबारा से देख लेते हैं। गुप्तकाल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया था या वहाँ के आभूषण में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर हेनसुआंग के आगमन तक काम बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एक घुमकार सोनपुर, सोहगोरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी का महत्वपूर्ण केंद्र के हास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? जब कोई नहीं। गुप्तकाल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है। बंगाल में ताम्रलिप्ति कहाँ था? बंगाल में एक प्रमुख बंदरगाह था जहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। कहाँ से होता था? दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ। ताम्रलिप्ति
उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ पड़ाव था, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा बॉम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। भृगु कच्छ बड़ौच कहाँ का था? पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण पूर्वी भारत। पश्चिम भारत का देशों के साथ समुद्री व्यापार। इसके अलावा कल्याण तथा बॉम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? जब ग्राम अनुदान गुप्त वंश, पाल वंश, गुप्तचोल, गुप्त वंश सही है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमि दानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि भूमि दान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय विग्रहिता को सौंपी जाती थी। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उसका छठा भाग 1/6। उसका छठा भाग। गुप्त काल में जो लोग राज की भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, तो षष्ठांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। गुप्त काल में जो लोग राज की भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षष्ठांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। उपज का छठा भाग है भाई। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग, एक भाग राजा के रूप में देना पड़ता था, जो षष्ठांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग भाग कर तो पता है ना, लेकिन उद्रंग का पता नहीं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? दिख गया है गुप्त भाई। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव में मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। इनमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय आर्यभट्ट। हाँ, आर्यभट्ट और क्या, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, देख ले आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते हैं। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? सुश्रुत गुप्त काल की बात है। सौमिला, शूद्रक, शौनक, पता नहीं भाई। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? जबकि है इसमें, तो इसका मतलब कोई नहीं है।
सुश्रुत को शल्य चिकित्सा सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। सुश्रुत को शल्य क्रिया का यह काशी के रहने वाले थे। इनका लगभग 600 ईसा पूर्व इनका काल माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्र गुप्तकालीन नाटककार साहित्यकार थे। सौम्य गुप्तकालीन नाटककार है जिसे सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका लगभग 600 ईसा पूर्व काल माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्र गुप्तकालीन नाटककार साहित्यकार थे। सौमिला गुप्तकालीन नाटककार हैं। सौमिला गुप्तकालीन नाटककार है जिसे कालिदास के भास और कवि खुद के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्तकाल में अवधि के क्षेत्र में उपयुक्त में किसी ने कार्य नहीं किया। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही उत्तर ए माना है, क्योंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी श्री गुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मैनकाल 600 बीसी से 15 बीसी के करीब यानी 1000 वर्ष बाद था। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना उचित नहीं है। दोबारा देख लें। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्र गुप्तकालीन नाटककार साहित्यकार थे। सौमिला गुप्तकालीन नाटककार है जिसे कालिदास ने भास और कवि खुद के साथ याद किया। इस प्रकार गुप्तकाल में औषधीय के क्षेत्र में उपयोग में किसी ने कार्य नहीं किया। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही उत्तर विकल्प माना है, क्योंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी श्री गुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत का मान्यता काल 600 से 1500 बीसी से करीब 1000 वर्ष बाद था। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना उचित नहीं है। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा है भैया। किसने? हेनसांग। किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय। ऐसे हेनसांग, ऐसे हर्षवर्धन। नालंदा। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 637 ईस्वी में हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1 से 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धनकट, कथुआ, कांची पहुंचा। कांची। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में हेनसांग पुणे नालंदा आया और व्याख्यान दिए। बंगाल, उड़ीसा, धनकट होता हुआ कांची पहुंचा। हेनसांग के भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था सूची। जब वाराणसी है। मथुरा। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। वाराणसी होना चाहिए। मथुरा है। हेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि व व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफी सजा कर रखी जाती थी। कविवाण निवासी था। कविवाण निवासी था थानेसर का। कविवाण निवासी था पाटलिपुत्र का। कविवाण निवासी था पाटलिपुत्र का। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचर्य कादम्बरी चंडी शतक प्रमुख रचना है।
कविवाण निवासी थे। पाटलिपुत्र। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं। काफी क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से। हर्षचरित किसकी रचना है? वाणभट्ट की हर्षचरित। कादम्बरी भी हर्षचरित वाणभट्ट की। वाणभट्ट की हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं। हर्षचरित, फिर कादम्बरी, हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक। चीन यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। चीन यात्री सिंह 671 या 672 में जब वह युवक था, अपने 37 बुद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य देश का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 से 685 तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और 693 में लगभग समाप्त होते हुए चीन लौट गया। ठीक। चीन यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 671 से 672, 675 से 685 तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। नालंदा में 693 में लगभग समाप्त होते हुए चीन लौट गया। जब नालंदा में सिंह ने भी किया था अध्ययन, कब से? 675 से 685 और एनसांग ने भी 637 में। 637 एनसांग पहले है, एनसांग के बाद है सिंह। ये है 637 नहीं, और ये है 675। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 693-94 के लगभग समाप्त होते हुए चीन लौट गया। प्रसिद्ध चीन यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त सेकंड है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? फाहियान, चंद्रगुप्त सेकंड, एनसांग, हर्षवर्धन। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने 399 से 412 तक भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। 399 से 412। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। 2015। एनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के तीर्थों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना की। एनसांग के अनुसार, ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शंकरादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के तीर्थों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्धि उपाधि महेंद्रादित्य थी, जिसने बौद्ध धर्म के तीर्थों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 से की जाती है। शक्रादित्य यानी कि कुमारगुप्त को ही शक्रादित्य कहते हैं। से 455 से कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। ये पूछ ली जाती है, बताइए महेंद्रादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त।
ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। चल डी करते हैं ना, सही है। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मत अनुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर इसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मत अनुयायी थे। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ये क्वेश्चन आ चुका है। देवपाल बौद्ध मत अनुयायी थे। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? बालपुत्र देव। ये पहले भी आ चुका है, देखिए। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की? बालपुत्र देव। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव? स्वर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान, कुषाण, मुगल, सीतियंस। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। बख्तियार खिलजी। खजुराहो मंदिर स्थापित के निर्माण में सहयोगी थे। खजुराहो गुजर प्रत्यार कर दें क्या? खजुराहो चंदेल है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदेड़िया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है।
खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदेरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कंदेरिया महादेव का मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। जब धर्मपाल विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपिंकर श्री ज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। ये तिब्बत भी गए थे। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपिंकर श्री ज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे। यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। ये तिब्बत भी गए थे। धर्मपाल विक्रमशिला भागलपुर पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपिंकर श्री ज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। ये तिब्बत भी गए थे। श्री ज्ञान निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? चेर, चोल, पांड्य। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपिंकर श्री ज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे। यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। खजुराहो मंदिर स्थापित के निर्माण में सहयोगी थे। चंदेल संगम साहित्य में केवल चोर, चेल, पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? यह आ चुका है क्वेश्चन। उरेयूर मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण, विदेश व्यापार का महत्वपूर्ण, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण। उरेयूर
उरेयूर। बी है, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरेयूर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर, ठीक है ना, उरेयूर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं पाराणम नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उरेयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरेयूर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। कारी एवं वाराणम नामों से प्रसिद्ध संगम युग में उरेयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास, मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रेसल या कुलहीन कहा गया है। बताइए किसमें चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन कहा गया है? मुद्रा राक्षस में। रचना किसकी? विशाखा दत्त की। धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। धुंडी। पृथ्वीराज रासो के लेखक चाणक्य। नहीं 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 नहीं, रासो, पृथ्वीराज रासो, रासो है ना। तो चंद्रबरदाई रहे और चाणक्य। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई और चाणक्य। पृथ्वीराज विजय, विजय, पृथ्वीराज विजय की रचना करी किसने? चाणक्य ने। यह से यह चाणक्य। चंद्रबरदाई रासो, रासे चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज थर्ड राय पितरों के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। पृथ्वीराज रासो की रचना की। स्वपनवास दत्ता के लेखक हैं। वास दत्ता के लेखक हैं भास। स्वपनवास दत्ता के लेखक हैं भास। स्वपनवास भास, ऐसे याद कर सकते हैं। स्वपनवास भास। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें 1909 में सी.टी. गणपति शास्त्री ने ट्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया। इन नाटकों के नाम है प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, है ना, स्वपनवास दत्ता, औरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बालचरित्र, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिमारक एवं चारुदत्त। स्वपनवास दत्ता के लेखक हैं भास। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने ट्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया। इन नाटकों के नाम प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, स्वपनवास दत्ता, औरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बालचरित्र, दूत घटोत्कच, कर्णभार। चारुदत्त।
दोबारा देख ले। भास। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हैं, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने ट्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने ट्रावणकोर राज्य से। एक तो है प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, दूसरा है सुबनवास दत्ता, ये तो पता है सुबनवास दत्ता। सुबनवास भास, उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बाल चरित्र, दूत घटोत्कच, कणवार, मध्यम व्यायोम, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अबीर कार्यक्रम एवं चारुदत्त। सुबनवास दत्ता के लेखक हैं भास। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हैं, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने ट्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, ठीक है ना, कहाँ से प्राप्त किया? ट्रावणकोर राज्य से। दूसरा है सुबनवास दत्ता, थर्ड है उरुभंग, चौथा दूतवाक्य, पंचरात्र, बाल चरित्र, दूत घटोत्कच, कर्णबहार, मध्यव्यायोम, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिमारक एवं चारुदत्त। चारुदत्त। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं, जिसमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म कथा वर्णित है। इसमें 17 सर्ग है, जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म कथा वर्णित है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारी मुहावरों पर मौन है। मिलिंद। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। जो भैया ये मौन है। संगम साहित्य में है वर्णन, जातक कहानियों में है वर्णन। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हों में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने? हर्षचरित बाणभट्ट की हर्षचरित। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के, किस वंश के? वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है। आख्यायिका मतलब जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? विलेज असेंबली। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन पर परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय समाज व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं गोपुरम। जैसे कि कुछ ऐसे है ना, गोपुरम दरवाजा। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्य और चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु
गोपुरम है। ठीक। मध्यकालीन भारत का इतिहास इसको पढ़ेंगे बाद में। दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षण द्वार क्या कहलाता था? गोपुरम। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास। 17 सर्ग हैं। मिल निपुण हो। हर्षचरित बाणभट्ट। चोलकाल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत। निम्नलिखित राजवंश किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? कदम में। स्वप्नवास दत्ता के लेखक? वास। प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, स्वप्नवास दत्ता, औरुभंग, दूतवैग, पंचरात्र, बालचरित, दूत घटोत्कच, कर्णवार, मध्यम वायम, प्रतिभा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिमारक एवं चारुदत्त। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? धर्मपाल। पृथ्वीराज अशोक लेखक? चंद्रवरदाई। खजुराहो मंदिर स्थापित के निर्माण में सहयोगी थे? चंदेल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में कौन है? विशाखादत्त। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? मुसलमान। संगम युग में उरेडू किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। बालपुत्र देव। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की? ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था? जावा सुमित्रा से। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। हेनसुआंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? मथुरा। कविबाण थानेश्वर का। नालंदा। चीन यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 637 में हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धारणकट होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में हेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिए। चीन यात्री इसिंग के बिहार का भ्रमण किया लगभग 671 या 672 में और हेनसांग 637। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6वां भाग। गुप्त काल। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है आतिकुम्पलेक के साथ। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? कण्वा कण्व।